नमस्कार दोस्तों, टेल रेडियो के एक और हॉरर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड राजेश ने भेजा है। राजेश के साथ एक छलावा हुआ था, उसी का ये किस्सा है। तो आइए आज की कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट की ड्यूटी लगी थी तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंचा तो जा सकता था, परंतु मैं इन गलियों का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि एक तो वहां गाछ लगाकर बैठे चोरों चक्कों का खतरा रहता और दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसीलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस सकरी और कच्ची गली की राह ले ली ताकि घर जल्दी पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और सकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजान अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई घड़ी मैंने खोलकर जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत। वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वो अक्सर ही पूछ लिया करती थी, और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करते उनके चेहरे पर जो चमक आती थी वो देखते न बनती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुंचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर वह और सक्रिय हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी, सो अलग। बहुत ही धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था 2 चीज़ें इस वक्त बहुत तेजी से चल रही थीं। एक तो मेरे दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहाँ एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधेरे में और कुछ भी बड़ी मुश्किल से ही दिख पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी भीनी सी अच्छी सी खुशबू आ रही थी वहाँ। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक तो कोई न था मेरे आसपास। यकायक यहाँ किधर से आ गया कोई? कौन है? कोई कुत्ता या चोर या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना लुटना चाहता था और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी वो कदमों की आहट मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अभी तो ये गली ख़त्म भी नहीं हुई। थोड़ा समय और लगता है इसे पार करने में। अब मुझसे रहा ना गया और बहुत हिम्मत करके पीछे पलट कर देख लिया मैंने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री थी जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही साफ प्रतीत हो रहा था कि वह अभी तेजी से इन सुनसान अंधेरी गली को पार करना चाह रही है। सफ़ेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो।
सफ़ेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए क्या बात है। जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गई इस सुनसान गली में, वो भी अकेले। घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर न मिला। मैं चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है। मैं समझ सकता था और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, अतः आप कृपया करके इसे दूर रखें मुझसे। मैंने बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर की, मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतने बेरुखीपूर्ण अस्वीकृति से वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों गिलानी भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। गली अब ख़त्म होने को थी और पक्की सड़क में अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। कुछ ज़रूरी वस्तु छूट गई है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उन्होंने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर मुंह हाथ धोया। मेरा पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद हल्का। निर्मला भी मुझे देखकर जाग गई। मुझसे खाना खाने के लिए पूछी तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने का बोलकर लेट गया और लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को विद्यालय पहुंचाना, नाश्ता करके ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी मुझे देख बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, तरह तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर वहाँ से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उल जलूल बातें सही प्रतीत होने की गलतफहमी हो रही थी। सच में मैं शायद अच्छा लगा हूँगा, इसलिए वह अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज़्यादा होने के कारण आज रात भी 12 बज गए। पर आज रात एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो दूसरी तरफ अपने घर के लिए मुड़ गया और फिर मेरी आंखों के सामने फिर वही सकरी गली थी। मैं उधेड़बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद जाना चाहता था वहां, पता नहीं। हाथ में टिफ़िन बॉक्स लिए मेरे कौतुकपूर्ण कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गए सब। बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गई ये बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली गली में घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब ज़रा ठहरिए। पलट कर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला थी
जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी क्या? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूँ या ना, कुछ समझ नहीं आया। फिर भी हामी में सिर हिला दिया। वह मेरे साथ होली। आज चुपचाप नहीं थी, वह बोले जा रही थी, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। क्या क्या बताना है, पूछना है, मानो सब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन हैं, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़े जा रहा था मैं। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यह बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था यह सब, और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाली। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर वो मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को बोली। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने को जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उन्होंने न खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया। हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी में मैं तो कुछ ना लूँगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उन्होंने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए, और ऊपर से यह अंगूठी देखने में बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम है जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गईं और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर, अपनी तीखी होती आवाज़ में उसने मुझे बताया। पर मैं तो उनकी एक बात भी सुनने को या मानने को तैयार न था। ऐसा ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर आ पहुँचे। अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वह लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब भी मिलना हो या अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेज़ी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मेरे मन में 100 सवाल उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतनी आतुर थी? ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। निर्मला से दवाई मंगाकर खाकर बिछावन पर लेट गया। निर्मला खाना खाने को आवाज़ लगाई तो मैंने मना कर दिया। अब वह पास आकर बैठी, सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर कुछ ज़्यादा न भूली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, सो बिछावन पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ा।
अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हैं? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी आंखें बंद कर बिछावन पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला की आवाज़ आई, नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला, पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर आओ। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। पुरोहित जी के चेहरे पर तनाव साफ साफ देखा जा सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। वहीं बैठी मेरी पत्नी बहुत ध्यान से देख रही थी। ये सब तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक उसका दायरा था, इसलिए वो उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला जो तेज सुगंध, ठंडा एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। उस अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिससे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली में मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन्न तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके केवल एकमात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली के आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पहुँच गए थे। इसलिए वो ज़्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन्न के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैं पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर भौंकने लगे, पर जब अगले दिन उस गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं था। तो क्या? और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं ही उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन्न का ही प्रभाव था। यह जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले घर आ सको, पुरोहित जी ने कहा। मैं तुम्हें तावीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहनकर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक तावीज़ निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि इन दकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। एक बात तो थी कि जो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज इस घटना को करीब 10 साल होने को हैं।
उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अब भीतर भी जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन्न। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।